2025 की गर्मी अपने साथ एक तूफान लेकर आई। एक ऐसा तूफान जिसने न केवल राजनीति के गलियारों को हिला दिया, बल्कि दलित समाज की आत्मा को भी झकझोर कर रख दिया। इस समय में दलित समाज के संघर्ष और समानता के पक्ष में खड़ा एक चेहरा, एक नेता चंद्रशेखर आजाद, आरोपों के घेरे में आ गया था। एक ऐसा नेता जिसने हमेशा अपनी आवाज को उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए बुलंद किया था जिनका समाज में कोई स्थान नहीं था। लेकिन इस बार उनका चरित्र, उनकी नीयत पर सवाल उठने लगे थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने डोमिनिडे रोहिणी घावरी को धोखा दिया था। एक ऐसा आरोप जो सीधे तौर पर उनके व्यक्तित्व और उनकी विचारधारा पर प्रहार करता था। रोहिणी घावरी, जो खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता और दलित समाज की नुमाइंदा थी, सामने आई और उन्होंने मीडिया के सामने अपने संबंधों और अनुभवों को साझा किया। उनका बयान एक ऐसा तूफान बनकर फैला जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। मीडिया ने इसे एक व्यक्तिगत विवाद की तरह दिखाया, लेकिन क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? सवाल यह था कि क्या इस विवाद को केवल चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तिगत जीवन से जोड़कर देखा जा सकता था या इससे कहीं बड़ा मुद्दा छुपा हुआ था। यह सब तब और जटिल हो गया जब मायावती, जो खुद दलित राजनीति की सबसे बड़ी आवाज मानी जाती है, इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। मायावती के लिए यह विवाद व्यक्तिगत नहीं था, यह उस पूरे आंदोलन के बारे में था जिसमें चंद्रशेखर आजाद एक प्रतीक बन चुके थे। जब मायावती ने यह कहा, कहीं हम अपने नेता को खो न दें, तो यह सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं थी, बल्कि यह उस पीड़ा की गूंज थी जो हर उस व्यक्ति के दिल में थी जो दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। यह एक चेतावनी थी, एक सोचने का समय था कि अगर हम अपने नेता को खो देंगे तो क्या होगा। क्या हम अपने संघर्ष को पूरी तरह से नकार देंगे? क्या हमारा समाज फिर से टूट जाएगा? मायावती ने आगे कहा कि यह समय है जब हमें अपने नेताओं को समझने की जरूरत है। हम अक्सर अपनी विचारधारा के आधार पर नेता का समर्थन करते हैं, लेकिन क्या यह ठीक है कि एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना की जाए और इसे पूरे आंदोलन और संघर्ष के खिलाफ एक हथियार बना लिया जाए? मायावती की यह अपील उस समय में सबसे जरूरी थी, जब हर कोई केवल आरोपों और प्रत्यारोपों में उलझा हुआ था। उनके शब्दों में गहरी समझ और समाज के प्रति संवेदनशीलता थी। इस विवाद ने दो प्रमुख पक्षों को जन्म दिया। एक पक्ष था जो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ खड़ा था। यह पक्ष रोहिणी के समर्थन में था और उनका मानना था कि आजाद ने उन्हें धोखा दिया था। लेकिन दूसरा पक्ष था जो जानता था कि यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक विचारधारा पर था। चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज को जागरूक किया था, उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी थी। वे सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे एक आंदोलन थे। और इस विवाद ने यह साबित कर दिया कि दलित आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। जब मीडिया ने इस विवाद को टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया, तब यह और भी जटिल हो गया। चैनलों ने इसे व्यक्तिगत आक्षेपों और चरित्र हनन का मामला बना दिया। चैनल्स ने इसे न सिर्फ एक व्यक्तिगत मामले के रूप में पेश किया, बल्कि इसने उस गंभीर सामाजिक मुद्दे को दबा दिया जिसका जिक्र मायावती ने किया था। अगर चंद्रशेखर आजाद पर आरोप साबित होते हैं तो यह किसी एक व्यक्ति की गलती हो सकती है, लेकिन क्या हम उस व्यक्ति के संघर्ष और उसके योगदान को पूरी तरह से नकार सकते हैं? क्या इस वजह से उसके पूरे आंदोलन को खारिज किया जा सकता है? इसने एक नई बहस को जन्म दिया। क्या हमें किसी नेता को उसकी व्यक्तिगत जिंदगी के आधार पर नकारना चाहिए? क्या हम किसी के आंदोलन और उसकी विचारधारा को उसके व्यक्तिगत विवादों से जोड़कर देख सकते हैं? क्या किसी नेता का चरित्र उसके संघर्ष को पूरी तरह से प्रभावित करता है? मायावती के शब्दों में गहरी चेतावनी थी कि अगर हम अपने ही नेताओं को इस तरह तोड़ते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हम पर सवाल उठाएंगी। यह समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश थी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। रोहिणी घावरी का पक्ष भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने अपनी बात रखी कि यह सिर्फ एक धोखा नहीं था, बल्कि एक महिला की गरिमा का सवाल था। अगर किसी ने रिश्ते का निर्माण किया था तो उसे निभाना चाहिए था। उनके अनुसार चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे महिला की भावनाओं से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। यह विमर्श केवल व्यक्तिगत संबंधों का नहीं था, बल्कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों का भी था।
ये सवाल उठाता है कि क्या हम समाज के न्याय के पक्ष में महिलाओं की गरिमा को नज़रअंदाज कर सकते हैं। मायावती का यह बयान इस विवाद को सिर्फ एक व्यक्ति के आरोपों से ऊपर उठाकर सामाजिक विमर्श में बदल गया। उनका कहना था कि अगर हम अपने ही नेताओं को इस तरह गिराते रहेंगे तो समाज का मनोबल टूट जाएगा। क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे युवा नेतृत्व से डर जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पीछे एक सशक्त समाज नहीं है? यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आरोपों का फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन उस फैसले से पहले समाज का नजरिया बदल चुका है। मायावती का यह बयान केवल चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं था, यह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए था जो बदलाव की चाहत रखता है। यह एक ऐसे समाज का संकेत था जहां विचारधारा और संघर्ष को कमतर नहीं आंका जा सकता। यह संदेश था कि अगर हम अपने नेताओं को खो देंगे तो फिर कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। यह हमारे समाज की वास्तविक चुनौती है और उसे सुलझाना आज से ज्यादा जरूरी हो गया है। इसलिए यह समय है जब हम संवेदनशीलता, तथ्यों की समझ और सबसे जरूरी अपने नेताओं की मानवता को समझने की आवश्यकता महसूस करें, क्योंकि अगर हम अपने नेता को खो देंगे तो शायद फिर कोई उठने की हिम्मत न करे। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल राजनीतिक मोर्चे पर हलचल मचाई, बल्कि दलित समाज के भीतर एक असमंजस और असुरक्षा का भाव भी पैदा किया। बहुत से युवाओं के लिए यह सवाल बना कि क्या जो नेता सबसे आगे बढ़कर हमारी लड़ाई लड़ रहा है वही अब सवालों के घेरे में है, और अगर हां तो अब अगला कौन? वास्तविकता यह है कि नेतृत्व कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। हर नेता की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब एक पूरा आंदोलन किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द खड़ा होता है तो उसके खिलाफ उठी एक आवाज भी तूफान बन सकती है। रोहिणी के आरोपों ने एक नैतिक सवाल खड़ा किया। क्या एक सामाजिक आंदोलन से जुड़े नेता को व्यक्तिगत जीवन में भी समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए? इसका उत्तर आसान नहीं है, लेकिन यह तय है कि जब न्यायपालिका में मामला लंबित हो तब जनता की अदालत में पहले ही फांसी देना खतरनाक होता है। यही वह स्थिति है जो चंद्रशेखर आजाद के साथ बन गई। वे दोषी हैं या नहीं यह तो समय बताएगा, लेकिन उन्हें जिस तरह से मीडिया ने पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया वह एक लोकतांत्रिक समाज के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इतिहास बताता है कि जब जब दलित समाज से कोई मजबूत नेता उभरा है उसे कुचलने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र खड़ा किया गया है। बाबा साहब अंबेडकर को भी जब हिंदू कोड बिल पास करवाने में परेशानी हुई तो कहा गया कि उन्हें सिर्फ ब्राह्मणों से चिढ़ है। कांशीराम को जातिवादी और विभाजनकारी कहकर हाशिए पर धकेला गया। अब वही हथियार चंद्रशेखर के खिलाफ इस्तेमाल होता दिख रहा है, लेकिन इस बार रणनीति थोड़ी अलग है। पहले व्यक्तिगत विवाद, फिर मीडिया ट्रायल और अंत में समाज की चुप्पी। लेकिन मायावती की आवाज इस चुप्पी के खिलाफ एक चेतावनी थी। उन्होंने कहा, नहीं, हम चुप नहीं रहेंगे। हमें सोचने की जरूरत है कि जो व्यक्ति समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या उसे हम इतनी आसानी से खो सकते हैं? इस कहानी का सबसे दुखद पक्ष यह है कि अब समाज खुद दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है। कुछ लोग रोहिणी को सच मान रहे हैं तो कुछ लोग आजाद के साथ खड़े हैं। लेकिन इस बीच मूल सवाल कहीं खो गया है। दलित आंदोलन की दिशा क्या होनी चाहिए? क्या यह सिर्फ चेहरों का संघर्ष है या सिद्धांतों का? इस विवाद ने एक और गंभीर बात उजागर की, दलित नेतृत्व की आपसी फूट। आजाद और मायावती के बीच कभी कोई संवाद नहीं रहा। रोहिणी की बातों को लेकर मायावती ने आजाद का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने रोहिणी के दर्द की अनदेखी नहीं की। यही संतुलन शायद सबसे बड़ी सीख है। नेतृत्व में भावना होनी चाहिए, लेकिन निर्णय में विवेक भी। बाबा साहब ने कहा था, हमारा समाज तभी उठेगा जब वह खुद को शिक्षित करेगा और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के साथ साथ जिम्मेदार भी बनेगा। आज यही समय है उस शिक्षा, उस संघर्ष और उस जिम्मेदारी को फिर से याद करने का, क्योंकि आज का विवाद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, हमारी सोच, हमारे एकजुट होने की शक्ति और हमारी दिशा का परीक्षण है। यदि हम चंद्रशेखर जैसे नेताओं को बिना पूरी सच्चाई सामने आए ही नकार देंगे तो हम उन तमाम युवाओं का हौसला भी तोड़ देंगे जो बदलाव के लिए राजनीति में आना चाहते हैं। और यदि हम रोहिणी जैसी महिला की बातों को बिना सुने ही खारिज कर देंगे तो हम सामाजिक न्याय के एक और स्तंभ को खो देंगे। तो अब हमें तय करना है, क्या हम इस विवाद को आपसी टकराव में खत्म कर देंगे
या इसे समाज की नई चेतना में बदलेंगे। हम सबका फर्ज है कि इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह या टीआरपी का मुद्दा न बनने दें। हमें सोचने की ज़रूरत है, महसूस करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी सवाल पूछने की ज़रूरत है। अब आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद की नहीं बल्कि पूरे दलित समाज की अस्मिता की कहानी है, अगर आपको लगता है कि हमें अपने नेताओं के संघर्ष को समझना चाहिए, उन्हें बिना सुने नकारना नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे जय भीम लिखकर बताएं कि आप इस चेतना का हिस्सा हैं। आपकी एक प्रतिक्रिया हजारों लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकती है, कहीं हम अपने नेता को खो न दें। इस वाक्य को आप केवल सुने नहीं बल्कि इसे जिए। जय भीम, जय संविधान।